हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। आप स्वयं प्रश्न देखो। एक प्रश्न में मैंने आपको कितने प्रश्न बताए हैं और ये आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आप वीडियो देखने के बाद स्वयं समझ जाओगे। यदि यह प्रश्न एग्ज़ाम में लगता है नहीं आएंगे तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना, और यदि लगता है कि आपके काम की वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, वीडियो नहीं भी शेयर करोगे तो चलेगा, यह प्रश्न अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो नहीं शेयर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब से हमको मतलब नहीं है, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद होने चाहिए। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करो नहीं करो, लेकिन आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से याद करना है। इस वीडियो में आपसे मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो और आपकी मेहनत यदि आप अच्छे से कर रहे हो और आपको 4000 भर्तियों में एक पोस्ट लेनी है तो आपको उन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष फिक्की की स्थापना हुई? तो भाई फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापम में पूछा गया था किस वर्ष फिक्की की स्थापना हुई, तो 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। यह तो आपको याद करना ही है, इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, तो फिक्की की स्थापना की यदि बात की जाए तो 1927 में की गई थी। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे घनश्याम दास जी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास जी। याद रखना है, फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई है, और इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास जी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास। तो इनको किसने बोला था कि फिक्की की स्थापना करो? तो गांधी जी ने इनको बोला था कि घनश्याम दास बिड़ला जी और पुरुषोत्तम दास जी आप फिक्की की स्थापना कीजिए। तो इन लोगों ने कब फिक्की की स्थापना की? तो 1927 में फिक्की की स्थापना की। तो अब बात आती है इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो फिक्की का मुख्यालय की यदि बात की जाए तो यह नई दिल्ली में है। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास। मेरे साथ में आपको बोलते हुए चलना है, आपने आंखों से क्वेश्चन को पढ़ना है और कानों से सुनना भी है और मुंह से बोलना है। जब चारों इंद्रियां आपकी काम करेगी तो यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न दिखेगा आप इसका सही उत्तर टिक कर दोगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। अब फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको पूरा याद करना है, नहीं भी याद है तो 2-3 बार पढ़ के देख लेना है, और पेपर में यदि पूछा जाता है तो गलत नहीं करना है। अब बात आती है फिक्की में कोई वर्तमान अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है उदय शंकर जी। तो आपको याद रखना है फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। यदि इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष फिक्की के कौन है? उदय शंकर जी। कौन है? उदय शंकर जी। बोलो, 2 बार बोलो, उदय शंकर जी। इसके अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर जी फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष है, और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास जी। तो आप सभी को यह याद हो गया होगा। तो आगे अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? यह व्यापम में पूछा गया था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। इनको 2013 में भारत रत्न मिला था। आपको याद रखना है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट जगत से है, और इनको सभी जानते हैं। भारत में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जिनको भारत रत्न 2013 में प्राप्त हुआ है, यह व्यापम में पूछा गया था। ठीक है, अब भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न कब से प्रारंभ हुए हैं? तो आपको याद रखना है, भारत रत्न 1954 से मिलना प्रारंभ हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहले किसको मिला था आपको ये भी याद रखना है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह मिला था। ठीक है, तो भारत रत्न कब से मिल रहा है? 1954 से मिल रहा है। आप भारत के निवासी हो, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत रत्न 1954 से मिल रहा है। ठीक है, 1954 से भारत रत्न मिल रहा है। और पहली बार किसको मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। अब बात करते हैं भारत रत्न 2020 में किसको मिला होगा?
तो अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। 2020 में अभी ये किसी को नहीं मिला है। तो फिर बात आती है कि कब मिला था इसके पहले, तो इसके पहले मिला था ये 2019 में। कब मिला था? 2019 में। तो 2019 में मिला था तो किस किस को मिला था? तो आपको याद रखना है भूपेन हजारिका। किसको मिला था? भूपेन हजारिका को। तो भूपेन हजारिका की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो भूपेन हजारिका गायन के क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से भूपेन हजारिका संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है भूपेन हजारिका संगीत के क्षेत्र, गायन के क्षेत्र से संबंधित है। और किस राज्य से संबंधित है? तो आपको भूपेन हजारिका जी का राज्य भी याद रखना है। तो भूपेन हजारिका जी का राज्य असम है। ठीक है, कौन सा है? असम। तो भूपेन हजारिका जी को 2019 में भारत रत्न मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। और कहाँ से आते हैं वो? तो असम से आते हैं। फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, पर कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो गायन के क्षेत्र से भूपेन हजारिका जी संबंधित थे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 13वें राष्ट्रपति थे। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ जी कोविंद। तो ये 14वें राष्ट्रपति भारत के हैं। आपको याद रखना है प्रणब मुखर्जी जब 13वें होंगे तो जस्ट उनके बाद कौन आया था? तो रामनाथ जी कोविंद आए थे। तो ये भारत के कौन से हो जाएंगे? 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आपको याद रखना है फिलहाल इसी साल 2020 में, अभी 2021 चल रहा है, 2020 में प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। आप सभी को पता होगा। तो पहला प्रश्न आपको इस वीडियो का जो कमेंट करके बताना है वह आपके लिए यह है कि प्रणब मुखर्जी जी का जो निधन हुआ है किस तारीख को हुआ है, क्योंकि एग्जाम में एक सेट में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को मेहनत करना है। आपको नहीं पता है तो इंटरनेट पे सर्च करो और सर्च करने के बाद सही जानकारी कमेंट बॉक्स में लाकर दो। आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी। यदि आपने कमेंट कर दिया तो आप जीवन में उस तारीख को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी जी का निधन कब हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब एक और चीज ध्यान रखना, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो चुका है। तो इनकी ये बुक थी। ठीक है, इनकी बुक इस बार पेपर में पूछी जाएगी। तो आपको याद रखना इनकी बुक कौन सी थी? तो इनकी बुक थी द कोलिएशन ईयर्स। कौन सी बुक थी? द कोलिएशन ईयर्स। आपको याद रखना है, सुन लो 2 बार अच्छे से, द कोलिएशन ईयर्स। द कोलिएशन ईयर्स इनकी बुक थी। और प्रणब मुखर्जी कौन से राज्य से संबंधित थे? तो प्रणब मुखर्जी जी यह बंगाल राज्य से संबंधित थे। कौन से राज्य के थे? बंगाल राज्य के थे। तो आपको भूपेन हजारिका जी के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है, प्रणब मुखर्जी जी के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति को भी मिला हुआ था भारत रत्न 2019 में। तो इनका नाम था नानाजी देशमुख। तो नानाजी देशमुख, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र से हो गए। तो नानाजी देशमुख कहाँ के थे? तो यह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के थे। तो इनको क्यों मिला भारत रत्न? तो भाई ये एक समाज सेवक थे। कैसे थे? समाज सेवक थे। दीनदयाल शोध संस्थान के जरिए लोगों की सेवा करते थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नानाजी देशमुख जिनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है, यह महाराष्ट्र से थे, हिंगोली जिले से थे। जिला नहीं भी याद करोगे चलेगा, राज्य याद होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य से थे। और कौन थे? समाज सेवक थे। और समाज सेवा किसके माध्यम से करते थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल शोध संस्थान। दीनदयाल शोध संस्थान से लोगों की समाज सेवा करते थे। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अंग्रेजों द्वारा सामंत की उपाधि स्वीकार करने से इनकार करने वाले भारतीय का नाम बताएं। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके विरोध में किसने सामंत की उपाधि लेने से मना कर दिया था? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग कहाँ आता है यह भी पेपर में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग आता है अमृतसर के पास पंजाब में। कहाँ आता है? अमृतसर के पास पंजाब में। और जलियांवाला बाग किस तारीख को हुआ था हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो भाई ये क्यों हुआ था? तो वहाँ की जो जनता थी वो रोलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जनरल ओ डायर ने
वहां पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। किसने आदेश दिए थे? जनरल डायर ने। किसने दिए थे? जनरल डायर ने। इसके विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। तो आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। आपको याद रखना है, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2013 में सार्वजनिक कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जीते गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताएं। तो देखो, 2013 में मध्य प्रदेश का एक विभाग है, मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग। ठीक है, इसने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यदि आ रहा है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2013 में एक पुरस्कार आया था, किसको मिला था ये? तो कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग को ये मिला था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वो कौन सा पुरस्कार था? तो वो था संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग को मध्य प्रदेश में 2013 में मिला था। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब आता है? यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब आता है, तो आपको बताना है 23 जून को आता है। कब आता है? 23 जून को आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होता है? प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसको पब्लिक चुनती है, डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, पब्लिक चुनती है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होता है? ठीक है, तो देखो, प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं क्या? प्रधानमंत्री को हम नहीं चुनते, हम लोग सांसद चुनते हैं और सांसद मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर खुशी खुशी में प्रधानमंत्री नहीं लगाना है, हम लोग प्रधानमंत्री को कभी नहीं चुनते। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चुनते, राष्ट्रपति भी हम लोग नहीं चुनते, राष्ट्रपति हम लोग नहीं चुनते डायरेक्ट। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग वोटिंग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य भी हम लोग नहीं चुनते। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो बचा हुआ क्या है? ग्राम पंचायत निकाय, मतलब ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते, क्या आप उसमें वोटिंग करते हो? तो ये प्रत्यक्ष रूप से आप जाकर वहां पर वोटिंग कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं यह प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर चुनाव की यदि बात की गई है तो निर्वाचन आयोग आपके दिमाग में आना चाहिए। तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग दिया हुआ है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, 324 से लेकर 329 तक क्या है? तो निर्वाचन के अनुच्छेद है। और आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, आपका जो वोट देने का अधिकार है यह आपको 326वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि वोट देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर आपको प्राप्त हुआ है? तो 326 अनुच्छेद के अंदर आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव में हम किसको चुनते हैं? जिसमें हम जाके डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। तो भाई ग्राम पंचायत के चुनाव में हम लोग वोटिंग कर दी, बिल्कुल कर दी। अब निर्वाचन की बात आई तो भाग 15 में हमारा निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में किसके बारे में बात की है? संविधान में निर्वाचन के बारे में बात की है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 324 से लेकर 329 तक। और 326 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके जरिए तो हम वोट डाल रहे हैं। कभी अनुच्छेद 26 नहीं होता तो हमको लोगों वोट डालने देते क्या? भगा देते। ठीक है, तो 326 आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओएनजीसी ने सितंबर 2018 में पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का आविष्कार कहां पर किया है? मतलब आविष्कार लिख दिया, जबकि वहां खो जाना चाहिए। ठीक है, तो तेल और प्राकृतिक गैस भंडार मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो कहां पर है? ये किसने खोजा है? तो ये ओएनजीसी ने खोजा है। ओएनजीसी ने खोजा है किसके साथ में? पश्चिम बंगाल के साथ में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे हैं। तो भाई ये खोजे कहां पर है? ये कहां पर आना चाहिए? तो ये आएंगे विंध्य बेसिन में। कहां पर आएंगे? विंध्य बेसिन में। और ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या नाम है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है?
तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। आपको याद रखना है, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलंब के सिद्धांत द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया? अब भाई ये विलंब का सिद्धांत क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लेप्स का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? लेप्स का सिद्धांत। अब ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, हड़प नीति। अब हड़प नीति कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? तो भारत में जो लॉर्ड डलहौजी था वो 1848 से 1856 तक क्या रहा था? यहाँ का भारत का वायसराय रहा था। ठीक है, उस समय इनको वायसराय नहीं बोलते थे, वायसराय तो 1858 से बोलने लगे, तो इनको क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल कब था? जनरल गवर्नर कब था? तो 1848 से 1856 के बीच में था। और ये कौन सा सिद्धांत चला रहा था? तो विलंब का सिद्धांत चला रहा था। ठीक है, 2-3 प्रकार के नाम से आता है तो आपको सभी नाम बता रहा हूं। विलंब का सिद्धांत, लेप्स का सिद्धांत, या हड़प नीति, या व्यपगप सिद्धांत। ठीक है, व्यपगप सिद्धांत आपको याद रखना है, विलंब का सिद्धांत याद रखना है, हड़प नीति याद रखना है, और साथ में लेप्स का सिद्धांत भी आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है, अपने दिमाग में इसको एक बार बोल लेना है, अपने दिमाग में इसको एक बार फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो विलंब के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कौन से क्षेत्र को अधिकार में नहीं लिया था? तो भाई कौन कौन से क्षेत्र को अधिकार में लिया था यह हमको मालूम होना चाहिए। तो देखो, उदयपुर पे इन्होंने कब्जा जमा लिया था। ठीक है, हड़प नीति के अनुसार इन्होंने उदयपुर पर कब्जा जमा लिया था, इन्होंने सतारा को भी ले लिया था, और इन्होंने नागपुर को भी ले लिया था। अब बचा क्या है? कितूर। क्या है? तो कितूर को ये नहीं ले पाए थे। आपको ध्यान रखना है कि किसको नहीं ले पाए थे? कितूर को नहीं ले पाए थे, ये तो ठीक है। तो उदयपुर पर इनने हड़प लिया था, उदयपुर को, नागपुर को हड़प लिया था, सतारा को हड़प लिया था। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, झांसी को भी हड़प नीति के अनुसार इन लोगों ने हड़प लिया था। ठीक है, तो झांसी को भी हड़प लिया था, नागपुर को हड़प लिया था। एक और आपको स्थान याद रखना है, बघाट। कौन? बघाट। तो बघाट को भी इन्होंने हड़प लिया था, और जेतपुर को भी हड़प लिया था। तो आपको विलंब के सिद्धांत के द्वारा किसको नहीं हड़पा था? तो 4 ऑप्शन में कितूर को नहीं हड़पा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड की रजिस्ट्री का स्वचालन वर्ष मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया? ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड रजिस्ट्री का स्वचालन कब किया गया? तो इसको डायरेक्ट याद करना है, कठिन प्रश्न है, याद करना है, एग्जाम में पूछा गया था। तो वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड की रजिस्ट्री का स्वचालन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2013 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एमपी राज्य में पर्यटकों की रुचि वाले शहरों में आसान पहुंच सेवाएं किस वायु सेवा द्वारा प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। एमपी राज्य में पर्यटकों की रुचि वाले शहरों में आसान सेवाएं कौन सी वायु सेवा प्रदान करती है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी वायु सेवा प्रदान करती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, वेंचुरा एयर कनेक्ट। कौन प्रदान करती है? वेंचुरा एयर कनेक्ट। ठीक है, तो वेंचुरा एयर कनेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का ही काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जहां पर पर्यटक जाना चाहते हैं वहां पर ये एयर कनेक्ट से, मतलब एयर से आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, तो वेंचुरा एयर कनेक्ट इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो बताता हूं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है? ट्राम्बे, बॉम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में। आपको याद रखना है, पहला परमाणु रिएक्टर नाम है अप्सरा, और कहां पर? ट्राम्बे, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उस प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 2018 की एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, व्यापम में जो एग्जाम हुई थी 2018 में, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीके तो
आपका व्यापम का जो जीके का सिलेबस है रिपीट होते रहता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के प्रश्न ही पुलिस में आएंगे, दूसरी एग्जाम के प्रश्न भी इधर आते हैं, पुलिस के प्रश्न भी दूसरी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जीके है। जीके ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस के लिए फिक्स किया हुआ है, आप खुद भी इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको मिला था 2011 में? तो ये मिला था प्रोफेसर यशपाल को। किसको मिला था? प्रोफेसर यशपाल को मिला था। ये वैज्ञानिक थे, किस क्षेत्र के थे? भौतिक के क्षेत्र के थे। आपको याद रखना है, एक और चीज आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार कब से चालू हुआ है? तो 1999 से यह स्टार्ट हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? 1999 से यह स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश से एक क्या थे? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बात की जा रही है। तो भवानी प्रसाद मिश्र बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मध्य प्रदेश में। तो भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के एक साहित्यकार थे। कौन थे ये? साहित्यकार थे। और भाई सीधी सी बात है, जब साहित्यकार है और मध्य प्रदेश के हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ रहते थे। तो यह होशंगाबाद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये होशंगाबाद जिले से संबंधित है। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये क्या है? साहित्यकार थे और होशंगाबाद से संबंधित है। ठीक है, इनका एक गीत फरोश है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है गीत फरोश। गीत फरोश किसका है ये? तो किसकी रचना है गीत फरोश? यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। एक बार बोल के बताओ, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी, होशंगाबाद वाले। ठीक है, और ये कौन थे? साहित्यकार थे। ठीक है, इनकी एक और रचना है बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद जी के पास में कौन सी रस्सी है? बुनी हुई रस्सी। ये आपको याद रखना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी होशंगाबाद के थे। ठीक है, एक साहित्यकार थे। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, गीत फरोश, और इनकी एक रचना और है बुनी हुई रस्सी। ये दोनों रचनाएं इनकी फेमस है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फाग का लोक गायन प्रचलित है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फाग का लोक गायन प्रचलित है? तो फाग का लोक गायन बघेलखंड में प्रचलित है। कहां पर है? बघेलखंड में फाग का लोक गायन प्रचलित है। होली के अवसर पर यह गाया जाता है। आपको याद रखना, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फाग का लोक गायन प्रचलित है? तो बघेलखंड में प्रचलित है, होली के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था? व्यापम में यह प्रश्न पूछा जाता है। आप एमपी पुलिस की जो 2016 में हुई थी उसके जो सेट है आप उठाइए, कोई ना कोई सेट में आपको जरूर मिलेगा। यही प्रश्न आपको 2017 के कोई ना कोई सेट में आपको मिलेगा। और आप व्यापम के दूसरे पेपर भी उठाइए, हर 10, 12, 15 पेपर बाद आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो ये इसका सही उत्तर है 1991-92। ठीक है, इसका सही उत्तर है 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो भाई अब यहां पर बात उठती है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो स्थापित कर दिया, पर पहली बार किसको मिला था? तो विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद। अब ये कौन से खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं, मतलब चेस खेलते हैं, उससे संबंधित है। तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ जी आनंद को मिला था। और विश्वनाथ आनंद जी कौन से खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू किए गए? तो यह 1991-92 से शुरू किए गए हैं। अब बात आती है कि भाई अभी भी फिलहाल 2020 में भी तो मिला होगा किसी ना किसी को। तो आपको याद रखना है 2020 में यदि मिला है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और 5 लोगों को मिला है और 5 सेट में आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 5 लोगों को मिला है और आपको 5 सेटों में इनके नाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगले 5 सेटों में आपको इनके जो राज्य है ये किस राज्य से संबंधित है आपको ये देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगले 5 सेटों में आपको यह देखने को मिल सकता है कि किस खेल से संबंधित है। तो समझ में आया। इस बार यदि पेपर आता है तो करंट अफेयर भी यहां से आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल मिला के 5 लोगों को 2020 में दिया गया है। पहला नाम है रोहित शर्मा जी। पहला नाम क्या है? रोहित शर्मा।
अब रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता है, बिल्कुल सभी जानते हैं। तो रोहित शर्मा क्रिकेट खेलते हैं और रोहित शर्मा कौन से राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र के नागपुर से संबंधित है। आपको याद रखना है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट खेलते हैं, इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक बार बोल के बताओ, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट खेलते हैं और महाराष्ट्र से है, इनको 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया हुआ है। पहले हमारे रोहित शर्मा जी हो गए, अब इनको साइड में रखो। ठीक है, अब बारी आती है मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, नाम थोड़ा कठिन है पर 3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। मरियप्पन थंगवेलु, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। मरियप्पन थंगवेलु, अब ये क्या खेलते हैं, तो ये है पैरा एथलीट। क्या है ये, पैरा एथलीट, मतलब ये हाई जंप लगाते हैं। आपको याद रखना है ये क्या है, पैरा एथलीट है और हाई जंप लगाते हैं। ठीक है, तो मरियप्पन थंगवेलु जो कि पैरा एथलीट है और हाई जंप लगाते हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया है। अब भाई बात आती है कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो मरियप्पन थंगवेलु यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मरियप्पन थंगवेलु कहां से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब अगला देखते हैं किसको मिला है, तो अगला मिला है मनिका बत्रा जी को। किसको मिला है, मनिका बत्रा। किसको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तीसरे नंबर पे मनिका बत्रा जी को मिला है। 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मनिका बत्रा को मिला हुआ है। हमने 2 लोगों का बता दिया, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगवेलु को मिला हुआ है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात आती है तो मनिका बत्रा जी की, तो यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से संबंधित है। और कौन से राज्य से संबंधित है, तो भैया ये राज्य से संबंधित नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। ठीक है, तो मनिका बत्रा कहां से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है और टेबल टेनिस खेलते हैं। तो हम लोगों ने 3 लोगों का पढ़ लिया है, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा। आपको तीनों याद हो गए होंगे। अब चौथे नंबर पे हम देखते हैं विनेश फोगाट। किसका नाम है, विनेश फोगाट। ठीक है, तो विनेश फोगाट जो कि हरियाणा से है। विनेश फोगाट कहां से है, हरियाणा से है और कुश्ती खेल खेलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है विनेश फोगाट को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है। हमारे 4 हो गए, एक और बच जाते हैं। किसको मिला है, तो रानी रामपाल। किसको मिला है, रानी रामपाल, यह भी हरियाणा से है। आपको याद रखना है रानी रामपाल क्या खेलती है, हॉकी खेलती है और यह कहां से, हरियाणा से। इनको भी राजीव गांधी पुरस्कार 2020 मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसे प्यार से भारत का पिकासो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे प्यार से भारत का पिकासो कहा जाता है, तो भाई एमएफ हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना है, भारत का पिकासो एमएफ हुसैन को कहा जाता है। ये एक चित्रकार थे, आपको याद रखना है एमएफ हुसैन क्या थे, ये एक चित्रकार थे, भारत के पिकासो के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न का एक मापन है। तो प्रकाश वर्ष से हम किसको मापते हैं, तो देखो भाई ये समय का यदि आप लगा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष यहाँ पर आप दिया, आपको वर्ष और समय में रिलेशन दिख रहा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। और दूरी भी कौन सी, 1-2 किलोमीटर नहीं नापेंगे इससे, तो इससे नापते हैं अंतरिक्ष की दूरी। इससे क्या मापते हैं, अंतरिक्ष की दूरी। तो अंतरिक्ष की दूरी किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। अब बात उठती है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना, तो आपको याद रखना है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। 10 की घात 12 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। और यदि 10 की घात 15 आ जाए तो मीटर। ठीक है, 9.46 तो आएगा ही आएगा। 10 की घात 12 किलोमीटर और 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम बताएं। तो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। आपको याद रखना है भारत के प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कितनी बार कार्यभार संभाला है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें 2 प्रश्न आपके तैयार होंगे। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कितनी बार कार्यभार संभाला है, तो इन्होंने मात्र 1 बार कार्यभार संभाला है। तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कितनी बार बने, मात्र 1 बार बने। अब इनका क्यों पूछा, तो इनका पूछा है यह हरियाणा के पहले सीएम थे। आपको याद रखना है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा
हरियाणा के पहले सीएम थे, मतलब मुख्यमंत्री थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुए? तो इनका नाम है भगवत दयाल शर्मा जी। कितनी बार राज्यपाल बने? एक बार बने। अब आपने पूछना चाहिए कि भाई ये जब बने थे तो उस समय सन कौन सा है? तो उस समय सन था 1980 से 84। आपको याद रखना है 1980 से 84 के बीच में डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे और केवल एक बार बने थे। और उसके पहले ये कौन थे? तो ये हरियाणा के प्रथम सीएम थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बाईचुंग भूटिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, व्यापम क्वेश्चन से इतना लगाव है कि ये पूछा जाता है। ठीक है, मैंने खुद ने देखा है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? किस खेल के एक दिग्गज खिलाड़ी है? यह फुटबॉल खेल के एक दिग्गज खिलाड़ी है। ठीक है, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब व्यापम इनके बारे में पूछ रहा है तो ये कहाँ के होंगे? तो ये सिक्किम के हैं। कहाँ के है ये? सिक्किम के। बाईचुंग भूटिया क्या है? ये फुटबॉलर है और ये कहाँ के? सिक्किम के। तो इनका नाम क्या है? बाईचुंग भूटिया, फुटबॉलर, सिक्किम। ठीक है, आपको याद हुआ होगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के कुल कोयला भंडार की तुलना में मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार का प्रतिशत क्या है? तो मतलब भारत में जितना भी कोयला भंडार है उससे मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो 7% से अधिक भारत में जितना भी कोयला भंडार है ना उसका 7% से अधिक मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को क्या मिलेगा? जमीन के अंदर है, वो खदानों में से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भारत के कुल कोयला भंडार की तुलना में मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार का प्रतिशत क्या है? तो 7% से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित उपांतरित जीवों का सुरक्षित संचालन और परिवहन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किया जाता है? मतलब जो जीवित जंतु होते हैं उनको मान लो अमेरिका से भारत लेके आ रहे हैं तो काय में लेके आएंगे? या तो हम लोग जहाज में लेके आएंगे या फिर हवाई जहाज में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उन लोगों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी करेंगे, जैसे जो पशु प्रेमी रहते हैं वो लोग उसका विरोध करेंगे। तो इसके लिए एक समझौता किया गया है। इसके लिए एक समझौता किया गया है कि भैया जीवित जीवों को आप एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाओगे तो कौन से समझौते के तहत ले जाओगे? तो उसका नाम है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। क्या नाम है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के तहत आप इसको इधर से उधर जीवित जंतुओं को ले जा सकते सुरक्षित तरीके से। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। आपको याद रखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। कब आया था? जल्दी से बोलो, 2005 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है सलमान रुश्दी द्वारा लिखित उपन्यास सैटेनिक वर्सेज। आपको याद रखना है सैटेनिक वर्सेज किसने लिखा हुआ है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। सैटेनिक वर्सेज किसने लिखा हुआ है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा हुआ है। 2 बार बोलो, सलमान रुश्दी, सैटेनिक वर्सेज। तो इसमें किस धर्म के बारे में इन्होंने विवाद वाली बातें कही है? तो आपको ध्यान रखना है इस्लाम धर्म के बारे में इन्होंने विवाद वाली बातें चित्रित की है। ठीक है, तो विवाद का कुछ इसमें है तो आपको ध्यान रखना है कि सलमान रुश्दी जो कि सैटेनिक वर्सेज के लेखक है, इसमें किस धर्म को विवाद है? किस धर्म को लेकर विवाद है? तो इस्लाम धर्म को लेकर इसमें विवाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मध्य प्रदेश में उज्जैन के किस प्रसिद्ध संत कवि ने नीति शतक, वैराग्य शतक लिखा है? तो भाई देखो उज्जैन के ऐसे कौन से संत कवि थे? कौन थे? एक कवि थे, कहाँ के? उज्जैन के। तो उन्होंने 2 चीजें लिखी है, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो ये किसने लिखा है? तो इनका नाम है भर्तृहरि। ठीक है, आपको याद रखना है भर्तृहरि जी एक कवि थे जिन्होंने नीति शतक और वैराग्य शतक लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पुरुष आबादी में से कुल पुरुष बाल आबादी मतलब 0 से 6 वर्ष आयु वालों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए व्यापम क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से निकाल करके ला रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी पुरुष है, ठीक है, जितने प्रतिशत भी पुरुष है उसका कितना प्रतिशत छोटे बच्चे है, मतलब 0 से लेके 6 साल वाले। ठीक है, तो आपको बताना है ये 15% है। कितने हैं? 15%। तो कुल पुरुष आबादी का कितना है? छोटे बच्चे 15%। छोटे बच्चे बोलने का अर्थ है 0 से
6 साल के कितने थे, 2011 के जनगणना के अनुसार कितने थे ये, 15%। ठीक है, अब तो बड़े हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक महिला कौन है। तो 2014 में ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, जिम्नास्टिक महिला। ठीक है, जिम्नास्टिक की बात करिए तो प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक महिला जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है, तो इनका नाम है दीपा कर्मकार। क्या नाम है इनका, दीपा कर्मकार। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है, दीपा कर्मकार जी कहां से संबंधित है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। और क्या है ये, जिम्नास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से वह कौन है जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, जो भारत के लिए विदेशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विदेशों में, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, इनका नाम क्या था, सैयद मुश्ताक अली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित किए गए पहले गायक कौन थे। तो कौन थे या थी, ठीक है, कोई भी थी, आपको बताना है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित किए गए पहले गायक कौन थे, तो इनका नाम है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इनका नाम क्या है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये एक महिला थी और इनको जो भारत रत्न मिला था, कब मिला था, 1998 में मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। तो आपको बताना है कि भाई भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी भारत में। ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भी एक महिला थी और ये कौन थे, गायक थे। ऐसे पहले गायक थे जिनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। ठीक है, तो भारत रत्न किसको मिला, पहले गायक कौन थे, तो इनका नाम था पहले गायक एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये गायक थे, इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो, इसी प्रकार की वीडियो आगे देखना चाहते हो, विज्ञान की सीरीज राहुल सर चला रहे हैं, जीके की सीरीज मैं चला रहा हूं, और जो गणित के जहरीले प्रश्न हैं आपको चैनल पर कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि रन स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बेल नोटिफिकेशन का जो आइकॉन दिख रहा है आपको, उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ ना कुछ आया है, कुछ ना कुछ हरकत हुई है। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।